नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 24 दिसंबर, बट क्योंकि कल 23 दिसंबर में भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट नहीं किया था, तो आज जो है दोनों दिनों का करंट अफेयर्स को प्रॉपरली कंपाइल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं हूँ शुभदीप एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है ना, वो डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग एशियन जायंट टॉर्टोराइज। डाउन टू अर्थ का ये न्यूज़ था। रिसेंटली 10 जायंट एशियन टॉर्टोराइज को रिलीज़ किया गया था इन द रीजन ऑफ नागालैंड का इंतैंकी नेशनल पार्क, राइट। सो ये कंप्राइज करते हैं ऑफ 2 सब स्पीशीज। एक का नाम है मानोरिया इम्स फेरली और एक का नाम है मानोरिया इम्स इम्स, राइट। दे आर द लार्जेस्ट टॉर्टोराइज इन द मेनलैंड एशिया। जी हाँ, दीज एशियन जायंट टॉर्टोराइज जो है ना, ये लार्जेस्ट टॉर्टोराइज है एंड इट इज़ ओनली टॉर्टोराइज जो क्या अपना एग जो है ना वो ले करता है अबव द ग्राउंड इन अ नेस्ट। वैसे अगर डिफरेंट अदर देख लीजिएगा तो दे डू इट बिलो द ग्राउंड, राइट। अच्छा, ये नेस्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? फीमेल के द्वारा बनाया जाता है ऑफ वेरियस लीव्स एंड लिटर्स एंड ऑल, राइट। हैबिटाट की अगर बात करें किस किस रीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं? ओवरऑल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग बैम्बू फॉरेस्ट भी, एंड दे आर नेटिव टू साउथ एशिया, जो क्या बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर में भी मिलते थे, अभी एक्सटेंड कर चुके हैं। इंडिया में अलग अलग जगह में ये और भी ज़्यादा मिलता है, जैसे निंगफुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ कशार हिल्स है ना, नोंग खेलिम देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉपुलेशन है जहाँ पे इनके जो पॉपुलेशन है ना उनको लेस डिस्टर्ब किया गया है, राइट। और ये आराम से यहाँ पे क्लियरली दिखते भी है। नेक्स्ट, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट इट इन योर नोट्स कॉपी। सो रिसेंटली 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया गया। तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसमें 4 गोल्स है एंड 23 टारगेट्स है, जिसको अचीव किया जाएगा बाई 2030। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ है इन कनाडा का मॉन्ट्रियल, और पहला पार्ट ऑफ COP जो है ना 15, इट टुक प्लेस इन कहाँ? कुनमिंग चाइना। और उसमें ही रीइंफोर्स किया गया था दैट देखो भाई बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस दुनिया भर में होने वाली है, तो इसीलिए इसको कैसे ट्रैप किया जा सके। तो सवाल होता है दैट ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या क्या टारगेट्स है। देखो पहला जो टारगेट है ना, दिस इज कॉल्ड 30x30 डील, जिसमें बोला गया है दैट 30% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है ना ग्लोबली, उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है बाय 2030। और दूसरा 30 क्या है? दूसरा 30 है कंजर्व और मैनेज करना 30% एरिया बाय द ईयर 2030। और ये 30% एरिया जो है ये टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इनलैंड वाटर, कोस्टल एज वेल एज मरीन रीजन सबको यह कंटेन करता है, ठीक है। दूसरा, स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ नोन स्पीशीज एंड बाय द ईयर 2050 रिड्यूस द 10-fold द एक्सटिंक्शन रिस्क एंड रेट ऑफ ऑल स्पीशीज। मतलब दैट जो नॉन स्पीशीज़ का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है ना उसको तो स्टॉप करना ही है, एंड ऑल्सो बाय द ईयर 2050 हमें रिड्यूस करना है 10-fold द एक्सटिंक्शन रिस्क एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन रेट ऑफ ऑल स्पीशीज़, ठीक है। और ये कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके। रिड्यूस रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड्स बाय एटलीस्ट 50% बाय द ईयर 2030। न्यूट्रिएंट लॉस जो हो रहा है ना इन्वायरमेंट में उसको भी हमें अरेस्ट करना है बाय 50% बाय द ईयर 2030। यही नहीं, पॉल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस में पड़ रहा है उसको भी 2030 तक ही रिड्यूस करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ कंजप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है ना दुनिया भर में, वेस्ट जनरेशन इतना ज़्यादा जो हो रहा है, फूड वे तो जनरेशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है इसको भी हाफ करना है, राइट, बाय द ईयर 2030। सस्टेनेबली मैनेज करना है एरियाज अंडर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री। टैकल करना है क्लाइमेट चेंज थ्रू नेचर बेस्ड सोल्यूशंस। रिड्यूस करना है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज बाय द ईयर 2030। कितना? बाई 50%। साथ ही साथ सिक्योर करना है द सेफ, लीगल और सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीशीज बाय द ईयर 2030। ग्रीन अप अर्बन स्पेसेस,
राइट, दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स। अगर हम ये सारे स्टेप्स ले तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है इसको हम लोग कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। जब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कैसे ना बात करें। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसका मेन एम यही था दैट हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, एंड दैट हैज़ बिन in force since the year 1993 and has been ratified by 196 nations. It sets out guidelines फॉर कंट्रीज जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके बायोडाइवर्सिटी और साथ ही साथ इंश्योर करती है सस्टेनेबल यूज़ और प्रोमोट करती है फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। यह एम करती है एट अचीविंग हिस्टोरिकल डील जिससे हॉल्ट किया जा सके और रिवर्स किया जा सके बायोडाइवर्सिटी के लॉस को। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देख लीजिएगा उसमें भी क्या बोला गया है, उसमें भी तो इनडायरेक्टली यही बोला गया ना दैट हाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो रिवर्स करना है। और ये सेंट्रल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है CBT, इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है, यू शुड नो इट राइट। नेक्स्ट, लायन एट 47 विजन ऑफ फॉर अमृतकाल, प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन में डॉक्यूमेंट किया गया टाइटल लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल, और इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है गिर लैंडस्केप में, कहां पर, गुजरात। क्यों? क्योंकि वही तो एक रीजन है ना दैट इज द लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन, राइट। और यहां पर जो कंजर्वेशन मेजर्स अपनाई जाएंगी वो किस टाइप की रहेगी, वो इकोलॉजिकल बेस्ड कंजर्वेशन रहेगा, इन सितु कंजर्वेशन रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑफ कोर्स लायन के हैबिटेट को सिक्योर और रिस्टोर करना है, साथ ही साथ स्केल अप करना है लाइवलीहुड जनरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, और बनाना है इंडिया को एक ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज ऑन बिग कैट डिजीज डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। यही नहीं, क्रिएट करना है एक इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हमारे रीजन में। नेक्स्ट, डोकरा मेटल क्राफ्ट। देखो डोकरा मेटल क्राफ्ट रिसेंटली PIB में न्यूज़ में था। एक्चुअली हमारे देश में जो रीजन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डोकरा वर्क की जाती है वह वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा है और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट्स है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में अगर चले जाइएगा तो इन रीजन्स में ये डोकरा जो मेटल क्राफ्ट्स है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं था डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में नहीं किया जाता। जी हाँ, उड़ीसा में भी है, आजू बाजू वाले रीजन में भी है। बट ये डोकरा है क्या, ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है। इसका मतलब इसका हिस्ट्री जो है डॉक्यूमेंट किया गया है अप टिल 5000 ईयर्स अगो तक, राइट। डोकरा ये एक नॉन फेरस मेटल कास्टिंग है यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, एंड प्रोडक्ट जो है ना डोकरा आर्टिशियंस का, इट इज इन ग्रेट डिमांड इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स primitive simplicity, enhancing folk motifs and forceful forms. डोकरा horses, डोकरा elephants, उसके बाद peacocks, owls, religious images and everything बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ये देखो इस टाइप से कुछ हमें देखने को मिलता है, ये वाला, ये दिख रहा है, इस टाइप से कुछ बना। तो ये तो जस्ट आपको एक ह्यूमन स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, बट इस टाइप के पीकॉक, एलिफेंट, ऑल, रिलीजियस इमेजेस एंड ऑल दीज आर ऑल्सो बीइंग मेड, राइट। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रिसेंटली न्यूज में था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल हैज अपॉइंटेड जस्टिस हेमंत गुप्ता एज अ चेयरपर्सन ऑफ NDIAC। NDIAC इसको सेटअप किया गया था थ्रू NDIAC एक्ट 2019, और ये एक 7 मेंबर बॉडी है, एंड इसको डिक्लेयर किया गया एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी, राइट। रिसेंट कुछ 2019 वाले एक्ट में अमेंडमेंट लाए थे जिसमें NDIAC को रीनेम किया गया था एज इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और इसका काम क्या है, ये कंडक्ट करेगी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, फ्रीइंग अप EEZ दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। डिफेंस और स्पेस एजेंसीज ने रिलीज किया 99% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरियाज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। अभी तक इतना रीजन नहीं था, राइट। अब देखो इससे फायदा क्या है दैट चलो ये डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी ने ये रिलीज कर दिया, मतलब ये गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है इनडायरेक्टली, राइट। इससे क्या होगा दैट अभी तक जो 40% एरियाज थे ना विच वर प्रोहिबिटेड फॉर द एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, अब वो खुल गए, राइट। तो हमारे बिजनेसमैन को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट ये हेल्प करेगा इन बूस्टिंग अप द ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया? यस, एब्सोल्युटली। इसी के साथ आप खुद सोचो ना, हमारे देश में अगर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा बन गया तो क्या हम दूसरे देशों पे निर्भर होंगे ज़्यादा? नहीं, राइट।
है ना। तो ये है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593, रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन किया है इस रिजोल्यूशन को, और इंडिया ने क्रिटिसाइज किया दैट तालिबान ने जो बैन किया है ना वुमेन्स को यूनिवर्सिटीज़ में, इसीलिए। सो सवाल होता है ये रिजोल्यूशन है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो है 2593, इसको अडॉप्ट किया गया था अगस्त 2021 में, जिसके जब काबुल का फॉल हुआ था एंड सब्सिक्वेंट तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिमांड करती है दैट अफगान टेरिटरी इज नॉट be used to threaten or attack any other country or shelter and train terrorist. In fact, ये reaffirm करता है importance of upholding human rights, including those of women as well. Next, साहित्य अकादमी अवार्ड recently announce किया गया है। ये अवार्ड 23 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग 7 बुक्स फॉर पोएट्री, 6 बुक्स एंड नॉवेल्स। तो ये सब तो खैर फैक्चुअल बात है, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, बट आपको जो जानना पड़ेगा असमीज़ लैंग्वेज में किसको ये अवार्ड मिला है, वो है मनोज कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, इन्होंने जीता है ये अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन इन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ भूल सत्य। राइट, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में अनुराधा रॉय, गुजराती लैंग्वेज में गुलाम मोहम्मद शेख को मिला है। राइट, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये एक लिटरेरी ऑनर है इंडिया में, जो क्या इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली इट इज़ एनुअली, मतलब हर साल इसको कन्फर किया जाता है उन राइटर्स को ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ द लिटरेरी मेरिट, जिसको पब्लिश किया गया है इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ और द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वेल एज इन इंग्लिश एंड राजस्थानी लैंग्वेज ऑल्सो यू विल फाइंड इट। राइट, नेक्स्ट वागीर एक 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसको रिसेंटली बिल्डअप किया गया अंडर प्रोजेक्ट 75, और इसके तहत तो आपको पता ही है दैट सबमरीन्स बिल्डअप किया जा रहा है। डिफरेंट अदर 5 सबमरीन्स का नाम क्या है? कलवरी, खंदेरी, करांज, वेला और वक्शीर। राइट, वागीर दैट अभी वाला जो पनडुब्बी है दैट इज़ सबमरीन है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसको बिल्ड किया गया है जिससे अंडरटेक किया जा सके आने वाले समय में मल्टीफेरस मिशन, जैसे एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, राइट, माइन लेइंग एक्टिविटीज़। राइट, मोरओवर प्रोजेक्ट 75 के बारे में अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स द इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स ऑफ स्कॉर्पियन क्लास। एरेकानट होता क्या है? तामुल। जी हाँ, तामुल को एरेकानट कहा जाता है। ना क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फार्मर्स जो है ना सेंटर को बोल रहे हैं दैट देखो भाई, तामुल का जो प्राइस है बहुत गिर रहा है। ठीक है, तो आप इसके प्राइस जो गिर रहा है इसको कंट्रोल कर आप ही कर सकते हो। राइट, तो उसके बारे में देखते हैं तामुल के बारे में, बट स्टार्टिंग में देखते हैं इसके ग्रोइंग कंडीशंस। देखो ज़्यादातर जो है ना ये टेम्परेचर रेंजेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रीजन में ज़्यादा उगते हुए दिखते हैं हमें। आइडियली किस टाइप का रेनफॉल चाहिए? 750 मिलीमीटर रेनफॉल से 4500 मिलीमीटर तक का रेनफॉल भी चाहिए। कुछ रीजन में जहाँ रेनफॉल बहुत कमी है वहाँ पे इरिगेशन भी चाहिए होता है हम लोग को। बट या ये किस रीजन में ज़्यादा अच्छे उगते हैं? वो है ग्रेवली लेटराइट सॉइल। इसका मतलब ये नहीं दैट लेटराइट सॉइल को कोई दूसरा सॉइल में नहीं उगेगा, बट ज़्यादातर वहीं पर ये उगना पसंद करता है। राइट, सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इसको उगाया जाता है, उसके बाद उगाया जाता है केरला में, तीसरा नंबर है असम का। राइट, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु तो है ही। बट इसका मतलब ये नहीं दैट बिहार में नहीं उगाया जाता। जी हाँ, बिहार के ईस्टर्न बिहार वाले पार्ट में भी उगाया जाता है। ये मैं क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा भी घर वहाँ है एंड मेरे घर में भी तामुल का पेड़ लगा हुआ है, सो आई नो अबाउट दिस। राइट, या सो मैं यही बोल रहा हूँ दैट हाँ, दीज आर द रीजन्स विच आर प्रिडोमिनेंटली जो कि इसके खेती में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं दैट डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में भी होगा, झारखंड में भी लगाया जाएगा। राइट, नॉर्थ ईस्ट के अदर पार्ट्स में भी उगाया जाएगा, बट बहुत कम लेवल में। ओके, इश्यूज क्या क्या फेस किए जा रहे हैं बाय फार्मर्स? इंपोर्ट जो है ना इसके चीपर है। कहाँ से? भूटान से इंपोर्ट किया जा रहा है, और भूटान वाले जो है बहुत सस्ते में दे रहे हैं। मैसिव क्रॉप डैमेज हो रहा है हमारे देश में एक्सेसिव रेनफॉल के कारण। बोला जा रहा है 35 to 40% ऑफ क्रॉप जो है वो 2022 में ही इम्पैक्ट हुआ है। इनफैक्ट देयर इज़ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज़। बहुत इसके भी प्लांट डिजीजेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फ्रूट रॉट डिजीज़, ब्लास्ट डिजीज़, येलो लीफ डिजीज़। उसके कारण जो है पूरा तामुल जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो एनीवेज दीज आर थिंग्स आर देयर इन न्यूज़। एमसीक्यूज़ के बारे में अगर बात करें, जो परसों जो एमसीक्यू पूछा गया था इंटरनेशनल वाटर के कंटेक्स्ट में, हाई सीज का रीजन कौन सा है, देन यस द करेक्ट आंसर वाज बियॉन्ड द रीजन ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स। अभी जो हम लोग देख लेते हैं वो है क्वेश्चन है आज का डोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में। डोकरा मेटल क्राफ्ट जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था,
इसका मैन्युफैक्चर प्रिडोमिनेटली किस पार्ट ऑफ इंडिया में किया जाता है? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर तेलंगाना? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, सही आंसर बिल्कुल लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन. थैंक यू.